नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2024 में। यह टेस्ट सीरीज दृष्टि आईएएस के मेंटरशिप प्रोग्राम की है। यह सीरीज हमारे यह जो मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है उसका पहला टेस्ट है। तो आज जो है हम इस सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने-अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक, तो शुरू करते हैं अपने टेस्ट को। और इसी के साथ आपको बता दें कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एक नई शुरुआत भी होने जा रही है ज्योग्राफी को लेकर। ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस जो है उसको अब कवर कराया जाएगा, जो कि हमारे आरओ यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की परीक्षा की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो आप उसके साथ भी जुड़िए, और अभी तक अगर आपने हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं सीधे प्रश्नों से, और एक एक करके प्रश्नों को फटाफट देखते हैं, ताकि जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हम कवर कर सके। और इसका जो पीडीएफ होगा वो आप टेलीग्राम चैनल से पा सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधि निर्माण की अपशिष्ट, यानी कि अवशिष्ट जिसको भी बोला जाता है, अवशिष्ट शक्तियों को, किसको, अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित है। तो कौन सा जो है वह अनुच्छेद अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित है। तो अवशिष्ट शक्तियां होती क्या है, ऐसी शक्तियां जिनका वर्णन जो है वो न तो संघ सूची में किया गया हो, न ही समवर्ती सूची में किया गया हो, और न ही जो हमारी राज्य सूची है उसमें किया गया है। तो ऐसी शक्तियां जो होती हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है अवशिष्ट शक्तियां। तो इन शक्तियों की चर्चा हमारे अनुच्छेद 248 में की गई है। ठीक, तो हमारा सही उत्तर होगा 248। 249 की बात करें तो 249 जो है वह राज्य सूची में शामिल विषय से संबंधित जो है वह, अगर कोई राष्ट्रीय हित का मुद्दा है तो उस पर संसद की कानून बनाने की शक्ति से संबंधित है। और यदि 250 की बात करें तो यह क्या है, यह आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में जो शामिल विषय है, यदि मान लीजिए 352 के तहत आपातकाल लगा है, अनुच्छेद 352 के तहत, तो उस संबंध में जो होगा स्टूडेंट, तो राज्य सूची के विषय में संसद की कानून बनाने की शक्ति होती है। इसके अलावा यदि बात करें कि 251 है वह क्या है, तो 251, 249 और 250 के अधीन जो कानून बनाए जाएंगे राज्य विधान मंडलों के प्रतिनिधित्व में, जैसा कि आप समझ लीजिए कि राज्य विधानमंडल जो कानून बनाते हैं, यानी कि राज्य सूची पर यदि उन्हीं कानूनों को केंद्र सरकार बनाती है, किन स्थितियों में, दो स्थितियों में, अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के तहत। तो उन दोनों ही शक्तियों का जो उनके बीच असंगतता यदि आ जाए तो उससे संबंधित है क्या, 251। तो ठीक, तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इतना याद रखिए, 248। तो अवशिष्ट शक्तियां 248 में दी गई हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से जो है वह मिलान करना है। तो सूची 1 क्या है, 371 ए। तो 371 आपको बता दें कि यह विशेष कुछ राज्यों के संबंध में विशेष दर्जे से संबंधित है। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखिए। तो इसमें कई सब पार्ट हैं, तो जिसमें अनुच्छेद जो है 371, तो वह किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 371 नागालैंड राज्य से संबंधित है, यानी कि यह सुमेलित है। नेक्स्ट है 371 बी, तो यह किससे संबंधित है, यह असम से संबंधित, यह भी सुमेलित है। 371 सी की बात करें तो यह किससे संबंधित है, तो यह मणिपुर राज्य से संबंधित है, यह भी सुमेलित है। और ई जो है हमारा वह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो इसमें 1 2 3 तीनों जो है वह सही है। तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस कीटनाशक की उपस्थिति के कारण हाल ही में हांगकांग में 2 लोकप्रिय मसाला ब्रांडों के उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया। यानी कि कीटनाशक की उपस्थिति का हांगकांग में 2 जो है वह लोकप्रिय मसाला ब्रांड थे, उन पर आपने न्यूज सुना होगा, काफी चर्चा में भी रहा था।
तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ऐसे कौन से कीटनाशक थे जिसकी उपस्थिति उसमें पाई गई थी? तो वह क्या थे? वह थे एथिलीन ऑक्साइड। एथिलीन ऑक्साइड थे, क्या थे? एथिलीन ऑक्साइड। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है? यानी कि राज्यपाल द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है? तो राज्यपाल की यदि हम बात करें तो किसको नियुक्त किया जाता है? जैसे कि मुख्यमंत्री हो गया हमारा, ठीक, क्या मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसके अलावा यदि हम बात करें महाधिवक्ता, जो राज्य का महाधिवक्ता होता है उसकी भी नियुक्ति राज्यपाल करता है। इसके अलावा राज्य का निर्वाचन आयुक्त जो होगा उसकी भी नियुक्ति जो है वह कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और इसके अलावा यदि हम देखें तो राज्य का लोक सेवा आयोग जो अध्यक्ष होगा उसकी भी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1 2 3 4 यानी कि सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विषय में से कौन सा संघ सूची में शामिल है? संघ सूची में कौन सा जो है शामिल नहीं है दिया गया? ध्यान से प्रश्न आप लोग भी एग्जाम हॉल में पढ़िएगा, यह गलती बार बार होती है स्टूडेंट से। तो कौन सा जो है वह विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? तो इस संबंध में यदि हम देखें तो हमारा जो कारागार है, कारागार जो है वह संघ सूची का विषय नहीं है। कारागार जबकि किसका है? यह राज्य सूची का विषय है। किसका है? राज्य सूची का, ठीक। तो कारागार जो हमारा है वह जेल, यानी जिसे जेल कहा जाता है वह राज्य सूची का विषय है, ठीक। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के संबंध में संसद द्वारा विधि बनाने का संकल्प पारित करते, ठीक। तो अभी इस प्रश्न की व्याख्या जो है हमने पहले ही प्रश्न में देखा कि 249, 248, 250, 251 यह सब क्या होता है, तो इसको हमने देखा और देखिए फिर से आ गया। तो यह हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 252 के प्रावधान किया गया है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित करते हैं तो संसद उन राज्यों के लिए जो है वह विधि निर्माण कर सकती है। इस संबंध में यदि हम देखें तो हमारे जो दोनों ऑप्शन है वह दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न स्टूडेंट देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से जो है हमें क्या करना है? मिलाना है, ठीक। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो क्या है? तो इसमें है अनुच्छेद 157। तो अनुच्छेद 157 किससे संबंधित? तो यह है राज्यपाल के रूप में जो है वह नियुक्त के लिए अर्हता क्या चाहिए, एबिलिटी क्या होनी चाहिए, उससे संबंधित है। तो कहाँ है? यहाँ पे दिया गया है तो नंबर 4 पे, तो ए का 4 हो जाएगा, ठीक। ए का 4 इनमें से कौन से? ए या बी होगा, ठीक। एक और देख लेते हैं। तो 159 की यदि हम बात करें, अनुच्छेद 159 किससे संबंधित है? तो यह राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। तो राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञा यानी कि 3 है, ठीक। तो ऑप्शन हमारा भी सही हो गया। और इसके अलावा 2 और हैं। यदि बात करें कि क्या है? 163 है, ठीक। 163 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 163, तो 163 हमारा होगा राज्यपाल की सहायता एवं सलाह के लिए मंत्री परिषद। और 165 जो होगा वो होगा राज्य का महाधिवक्ता, ठीक। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने की शक्ति देता है? नई अखिल भारतीय सेवा सृजित करने की शक्ति देता है, वह कौन सा है? अनुच्छेद 312। ऑप्शन बी हमारा सही होगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय वन सेवा का गठन हुआ? भारतीय वन सेवा का जो है वह गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका गठन यदि हम देखें तो हुआ था 1966 में स्टूडेंट। 1966 में जो है वह भारतीय वन सेवा का गठन हुआ था। यह तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में इसका गठन किया गया था। 2 अन्य हैं जो कि
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस, यानी कि आईएएस और आईपीएस के अलावा आईएफएस जो होती है, इसको भारतीय वन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में इसका गठन कब किया गया था? 1966 में। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है, संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विस्तृत प्रक्रिया का जो है वह प्रावधान नहीं है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए अपने व्यक्तिगत विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इस आधार पर ऑप्शन ए हमारा जो होगा वह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य कार्यपालिका से संबंधित है? राज्य कार्यपालिका से संबंधित है। तो यदि हम बात करें संविधान का, हमारा जो है वह भाग 6 जो है वह राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है। यदि भाग 5 की बात करें तो यह संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। ठीक, तो राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं यदि बात करें तो राज्यपाल आ जाएगा, मुख्यमंत्री आ जाएगा, मंत्रिपरिषद एवं राज्य का जो महाधिवक्ता होता है। ठीक, तो उस संबंध में जिसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है? 165 में। ठीक, 165 में महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो भाग 6 जो है वह राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित, यानी कि जीएसटी से संबंधित है स्टूडेंट? तो जीएसटी से संबंधित है वह कौन सा होगा? वह होगा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 2016 में जो है पारित किया गया था। ठीक, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, अंतरराज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यदि अंतरराज्यीय परिषद के बारे में प्रश्न दिया गया है उसको देखते हैं। तो अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना पुंछी आयोग की अनुशंसा पर की गई थी। पुंछी आयोग की अनुशंसा पर की गई थी। यदि इसके बारे में देखें तो यह जो है हमारा गलत हो जाए, क्योंकि यह किसकी अनुशंसा पे की गई थी? सरकारिया, इसकी सरकारिया आयोग। आप ध्यान रखिएगा, जो रणजीत सिंह सरकारिया जस्टिस रहे थे, उनकी अध्यक्षता में जो आयोग गठित किया गया था, तो उनकी सिफारिश पर अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना का जो है वह सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट है, राजमन्नार आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की अनुशंसा दी थी। तो राजमन्नार आयोग एक गठित किया गया था केंद्र और राज्य संबंध के लिए, जो है वह उसकी मूल्यांकन के लिए, केंद्र और राज्यों के संबंध का मूल्यांकन करने के लिए। तो उस संबंध में इस आयोग ने जो है वह अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी। तो हमारा जो है दूसरा स्टेटमेंट सही है और इसके साथ हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध संविधान का भाग या सुमेलित है? तो ठीक, तो संघ लोक सेवा आयोग की यदि हम बात करें तो कहाँ पे है, उसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है? तो उसका उल्लेख किया गया है भाग 14 में। यहाँ पे क्या दिया गया है? भाग 14। तो हमारा यहाँ ऑप्शन सुमेलित हो जाता है और एक ही है, बाकी ये तीनों जो है वह गलत है। ठीक, आपातकालीन उपबंध की यदि हम बात करें तो इसकी चर्चा कहाँ पे की गई है? आपातकालीन उपबंध जो है वह उसकी चर्चा कहाँ पे की गई है? तो वह किया गया है 18 में। ठीक, सॉरी, जो आपातकालीन उपबंध है उसकी चर्चा 18 में नहीं की गई है, बल्कि वह कहाँ की गई है? वह की गई है 20 में। भाग 20 में सहकारी समितियों की चर्चा यदि हम बात करें तो यह भाग 9 ख में की गई है। ठीक, और नागरिकता की यदि बात करें तो इसकी जो चर्चा है वह कहाँ पे की गई है? नागरिकता की चर्चा कहाँ पे की गई है? तो यह भाग जो हमारा 2 है, भाग 2, तो उसमें की गई है। ठीक,
और संघ लोक सेवा आयोग की इसमें की गई है। तो इस प्रकार से यह अब सब ही जो है वह सुमेलित हो गए। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से जो है वह सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से जो है वह सुमेलित करना है, ठीक। तो सूची क्या है? अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 262। तो अनुच्छेद 262 किससे संबंधित है? तो यह अंतरराज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित है। 123 किससे संबंधित है? तो यह अध्यादेश जो है वह जारी करने की शक्ति से संबंधित है। 143 जो है वह सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारिता से संबंधित है और 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो इस प्रकार हमारा जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यों के लिए विशेष उपबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, तो राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध जिसकी चर्चा कहाँ पे की गई है? यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कथन में कि इसका उल्लेख भारत के संविधान के किसमें किया गया है? भाग 22 में किया गया है। ठीक, 22 ही है ना? हाँ, 22 में किया गया है। तो यह जो है क्या है? यह गलत है, ठीक, क्योंकि इसकी चर्चा जो है वह क्या बोल रहा है कि भाग 22 में किया गया है, जबकि यह क्या होगा जाएगा? यह गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी चर्चा कहाँ पे की गई है? इसकी चर्चा की गई है भाग 21 में। ठीक, 22 में क्या किया गया है? यदि बात करें हम इसकी 22 की, तो इसमें संक्षिप्त नाम और इस संबंध में कुछ अवशिष्ट जो बचते हैं अपशिष्ट चीजें उनका दिया गया है, जैसे कि किसी चीज का संक्षिप्त नाम हो गया, और हिंदी में प्राधिकृत जो पाठ और कोई चीज यदि निकाल दिया गया है, तो इस संबंध में कुछ चीजों की चर्चा भाग 22 में की गई है। ठीक, तो भाग 21 में जो है वह विशेष राज्यों के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। अगला स्टेटमेंट है कि पहाड़ी क्षेत्रों का भी निर्धारण राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के परामर्श से किया जाता है। ठीक, तो इस संबंध में यदि हम बात करें तो यह स्टेटमेंट जो है हमारा गलत हो जाएगा। यह भी ठीक, यह भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो बोला क्या है? कौन सही नहीं है? तो 1 और 2 दोनों। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीत से पदमुक्त किया जा सकता है जिस रीत से किसको किया जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें या किनमें द्विसदनीय व्यवस्था है? द्विसदनीय यानी कि विधानमंडल और विधान परिषद दोनों है। तो ऐसा यदि हम देखें तो ऐसा भारत के कुल कितने राज्यों में है? तो ऐसा भारत के कुल केवल 6 राज्यों में है। तो 6 राज्यों में है, तो किसमें दिया गया है कि किसमें है? तो यदि बात करें तो आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है और महाराष्ट्र में भी है, और इसके अलावा कर्नाटक में भी है। 4 यहाँ पे दिए हैं और 2 कौन कौन से रह गए? तो वह है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो चारों में है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के निर्वाचित प्रतिनिधियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निर्वाचित प्रतिनिधियों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वह सही है? तो पहला है, चुनाव परिणाम की घोषणा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 73 के अंतर्गत की जाती है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत की जाती है। तो यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? किसी राज्य द्वारा किसी किसी सदस्य द्वारा दल के प्रति निष्ठा में परिवर्तन दल बदल विरोध कानून के तहत अयोग्यता के अधीन आता है। तो अयोग्यता से संबंधित है, तो यह भी सही है। तो इस संबंध में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए अनुशंसा समिति का सदस्य क्या होता है? नहीं होता है। तो मुख्य सूचना आयुक्त जो है वह इसकी जो मुख्य केंद्रीय सूचना आयोग है उसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा जो है वह वर्ष 2005 में की गई थी। तो इस आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसको मुख्य सूचना आयुक्त बोला जाता है। ठीक, तो इसकी जो नियुक्त की जाती है तो इस
नियुक्त के लिए एक क्या होता है, अनुशंसा समिति होती है, जो कि कुछ नामों की अनुशंसा करती है, जिसके बाद जो है नियुक्ति समिति उस पे मुहर लगाती है। ठीक, यानी कि नियुक्ति जो समिति हो उसमें राष्ट्रपति मेन होता है। तो राष्ट्रपति जो होगा, एक तरीके से ये कि राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, लेकिन इन कुछ नामों की अनुशंसा जो है वह एक समिति के द्वारा की जाती है। तो उसमें कौन कौन होता है, तो अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री जो है होता है। इसके अलावा इसमें जो है वह लोकसभा का विपक्ष का नेता होता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट केंद्रीय मंत्री एक होता है, कैबिनेट का मंत्री, ठीक होता है। इसमें होता कौन नहीं है, तो आप जो हमारा सी है राज्यसभा के विपक्ष का नेता। तो इसलिए हमारा इस प्रश्न का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समयांतराल हो सकता है। 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना समयांतराल हो सकता है, तो हो सकता है अधिकतम 6 माह तक। ठीक, तो अधिकतम 6 माह तक जो है वह अंतराल हो सकता है। ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा जो है वह कथन सही है। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है कि निर्वाचन आयुक्तों की सेवा एवं शर्तों और कार्यावधि प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित की जाती है। तो यह पहला जो हमारा स्टेटमेंट हुआ, यह पहला स्टेटमेंट है जो है वह गलत है हमारा। अगला क्या है, तो संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की कार्यवधि जो है वह निर्दिष्ट नहीं है, तो यह सही है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। तो संविधान का जो अनुच्छेद 324 में जो है वह उपबंध है कि संसद राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिए जो है वह अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति भारतीय निर्वाचन आयोग को देती है। ठीक, तो भारतीय निर्वाचन आयोग की चर्चा कहाँ पे है, तो अनुच्छेद 324 में है। ठीक, तो अनुच्छेद 324 में, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता जो है वह उपबंध कराता है। तो यह क्या है, यह है अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 39A। ठीक, तो अनुच्छेद 39A जो है वह समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध करता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने की सुविधा प्रदान की। तो यानी कि इससे पहले जो है, इस संविधान संशोधन से पहले राज्यपाल की जो नियुक्ति होती थी वह एक राज्यपाल केवल एक ही राज्य के लिए होता, परंतु इस संविधान संशोधन के बाद जो है वह एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए नियुक्ति हो सकता था। तो वह कौन सा संशोधन है, वह है 7वां संविधान संशोधन 1956 का। ठीक, तो इस संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त 62 वर्ष की आयु तक पद जो है वह धारण करता है, 62 वर्ष की आयु तक। तो यह जो है वह गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि यह कितना होगा, यह होगा 65 ईयर तक। ठीक, दूसरा है, वे नियुक्ति पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। तो यह जो हमारा स्टेटमेंट है यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यह भी सही नहीं है, क्योंकि वह पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। तो इस प्रकार न तो एक न ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट है, राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के भीतर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए जो है वह क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो इस संबंध में यह पहला स्टेटमेंट जो है हमारा सही है। अगला स्टेटमेंट क्या है कि जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्ति के पास अधिवक्ता के रूप में अनुभव होना आवश्यक नहीं है। तो यदि बात करें तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि कम से कम जो है उसे 7 वर्ष अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का जो है वह अनुभव होना चाहिए। तो इस प्रकार जो है हमारा जो
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, जिला न्यायाधीश की भूमिका और शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन क्या बोल रहा है कि जिला न्यायाधीश सिर्फ सिविल मामलों की सुनवाई करता है। जिला न्यायाधीश सिर्फ सिविल मामलों की सुनवाई करता है, तो यह क्या है? ऑप्शन गलत है हमारा। यह सिविल और जो क्रिमिनल दोनों मामलों की सुनवाई कर सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है जिला न्यायाधीश मृत्यु दंड नहीं दे सकता है, तो जिला न्यायाधीश मृत्यु दंड जो है वह बिल्कुल दे सकता है। तो यह भी हमारा जो है स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगला स्टेटमेंट है जिला न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में जो है वह की जा सकती है। ठीक, तो जिला न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध जो अपील होगी वह सर्वोच्च न्यायालय में की जाएगी, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील नहीं की जा सकती है। यह भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। डी क्या कह रहा है कि जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक और प्रशासनिक दोनों शक्तियां होती है, तो इस संबंध में जो है वह यह बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, तो यह कौन सा भाग होगा हमारा? तो हमारा होगा ऑप्शन जो है हमारा यानी कि 11। भाग 11 जो है वह केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित है। यदि बात करें तो भाग जो हमारा 11 है, इसमें विधायी संबंधों के बारे में चर्चा की गई है और प्रशासनिक संबंधों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक, तो विधायी और प्रशासनिक संबंध जो है हमारे भाग 11 में दिए गए हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय और राज्य विधान की क्षेत्रीय सीमा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति को यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद का कोई अधिनियम राज्य के अधिसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा या निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होगा। ठीक, तो यदि पहले स्टेटमेंट की बात करें तो यह बोल रहा है कि राष्ट्रपति को यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो कि राज्य के क्षेत्र में लागू हो, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अगला है कि राष्ट्रपति को मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजाति के संबंध में समान शक्ति प्राप्त है, तो समान शक्ति जो है वह प्राप्त है, तो यह स्टेटमेंट हमारा सही है। तो इस आधार पर हमारा सिर्फ ऑप्शन जो है वह केवल 2 वह सही होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अनुच्छेद 352 के तहत प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन चाहे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र राज्य सरकारों को कोई भी कार्यकारी निर्देश देने के लिए अधिकृत हो जाता है, तो यदि इसकी बात करें तो यह स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र राज्य सूची में उल्लिखित किसी भी विषय पर विधि निर्माण की शक्ति को जो है वह प्राप्त करता है, तो यदि इस संबंध में देखें तो यह ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय आपात के दौरान संसद को जो है वह राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर कानून बनाने का प्राप्त जो अधिकार होता है वह तो होता है, लेकिन राज्य विधानसभा की जो विधायी शक्तियां हैं वह निलंबित नहीं होती हैं, लेकिन वे संसद के जो अभिभावी अधिकार के जो है वह क्या होती है? अधीन हो जाती है। ठीक, यानी कि संसद का जो अधिकार होता है उसके अधीन हो जाती हैं, जबकि उसकी विधायी जो शक्तियां होती है वह निलंबित नहीं होती हैं। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन दूसरा गलत है और जो हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शासन पहली बार किस यानी कि राष्ट्रपति शासन पहली बार किस राज्य में लागू किया गया था? तो राष्ट्रपति शासन की यदि बात करें तो वह पहली बार किस राज्य में लागू किया गया था? तो वह था पंजाब में। कहाँ पे? राष्ट्रपति शासन जो है वह 1951 में जो है वह सबसे पहले पंजाब में लागू किया गया था। तब के बाद से यह कई बार जो है वह
राज्यों में लागू किया जा चुका है। यदि बात करें तो सबसे ज्यादा यह मणिपुर में लागू किया गया है। कुल 10 बार जो है वह मणिपुर में अब तक राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिकता निधि यानी कि कंसल्टेंसी जो फंड होता है उसके बारे में प्रश्न है। तो आकस्मिकता निधि जो होती है तो उसकी चर्चा जो है वह कंटेंजेंसी फंड की चर्चा भारत के किस अनुच्छेद संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो वह की गई है अनुच्छेद 267 में। ठीक, तो अनुच्छेद 267 में जो है कंटिजेंसी फंड की जो है वह चर्चा की गई है। अनुच्छेद जो 266 है इसमें बात करें तो भारत और राज्यों की जिसमें कंसोलिडेटेड फंड की चर्चा की गई है और जो लोक लेखा निधि होती है उसकी भी चर्चा की गई है, पब्लिक अकाउंट की। और 265 जो है वह कानून के अधिकार के बिना कर नहीं लगाया जाएगा, यानी कि कोई भी कर लगाने के लिए कानून बनाना पड़ेगा, इस प्रकार जो है वह बताया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो लद्दाख की स्थापना कब की गई? तो यह 19 में की गई। ठीक, 2019 में। दमन और दीव की यदि हम बात करें, दमन और दीव की स्थापना कब की गई? तो यह 1962 में की गई। ठीक, 1962 में की गई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थापना तो यह 1956 में की गई। और दादर और नगर हवेली की बात करें तो यह 1961 में की गई। तो इस प्रकार यदि देखें तो हमारा ऑप्शन जो होगा वह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। तो इस संबंध में पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा है लक्षद्वीप और पांडुचेरी केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यह जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पांडुचेरी जो है वह कलकत्ता उच्च न्यायालय और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय के जो है वह अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह जो होगा वह इसके अंतर, और पांडुचेरी। तो यदि हम बात करें स्टेटमेंट में क्या दिया गया है? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की यदि हम बात करें तो वह केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि पांडुचेरी की बात करें तो यह मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और ऑप्शन जो होगा हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य के पास भारत के सबसे अधिक जीआई टैग है? किस राज्य के पास सबसे अधिक जीआई टैग है? तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद जो है वह सबसे ज्यादा 75 जो है वह जीआई टैग है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है किस समिति ने पहली बार पंचायत चुनाव के सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों के आधिकारिक भागीदारी की अनुशंसा की थी? तो इस प्रकार की अनुशंसा यदि हम देखें तो अशोक मेहता समिति। ठीक, अशोक मेहता समिति ने 1977 में यह कहा था कि पंचायती चुनाव में राजनीतिक दल भी भागीदार करें। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि इस अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची जो है वह शामिल की गई थी। तो 11वीं अनुसूची जो है वह इस संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल की गई थी। तो यह स्टेटमेंट सही है। अगला है कि इस अधिनियम के द्वारा जो है वह भारत के संविधान में एक नया भाग 9A जो है वह शामिल किया गया था। तो इस संबंध में यदि हम देखते हैं तो भाग जो 9A है यह वाला हमारा दूसरा जो स्टेटमेंट हो जाता है यह गलत होता है। ठीक, तो हमारा स्टेटमेंट
गलत हो जाता है दूसरा वाला, क्योंकि यह जो है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 9(1) किया गया था, क्योंकि इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित चर्चा है। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन जो है हमारा सी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत के अंतर्गत रखे गए कार्यात्मक विषय में शामिल नहीं है? पहला है सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी। दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, यह भी सही है, यह भी सही है। तीसरा है पशु तालाब और पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, तो यह जो है वह पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, यह जो है वह पंचायतों के अंतर्गत नहीं आता, तो इसमें पूछा शामिल नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनिवार्य उपबंध है? तो आप जानते हैं कि उसमें कुछ अनिवार्य और कुछ स्वैच्छिक प्रावधान किए गए थे, तो अनिवार्य कौन से नहीं है इसमें बताया गया है। तो पहला क्या दिया गया है कि मध्यवर्ती एवं जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक, तो यह तो हमारा सही है। अगला है कि पंचायतों के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी, यह भी सही है। इस तीसरा स्टेटमेंट है कि सभी 3 राज्यों पर पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, तो यह भी जो है वह सही है। और चौथा है ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर कर एवं शुल्क लगाने की शक्तियां और कार्य, तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो इस संबंध में ऑप्शन डी सही है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे आरंभ से लेकर अंतिम तक। तो समितियां कुछ जो है वह स्थापित की गई थी और उनसे संबंधित जो है वह कौन कौन से कालानुक्रम में स्थापित की गई थी, तो उसको हमको देखना है। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो GVK राव जो समिति थी हमारी, वह सबसे पहले स्थापित की गई थी। GVK राव समिति, यह कब स्थापित की गई थी? JVK राव समिति सबसे पहले स्थापित की गई थी। इसके बाद यदि हम देखें तो हमारी LM सिंघवी समिति, कौन सी समिति? LM सिंघवी समिति जो थी यह स्थापित की गई थी। ठीक, तो दूसरे नंबर पर यह आएगा। तो फर्स्ट नंबर पर GVK, दूसरे नंबर पर LM सिंघवी, और तीसरे नंबर की यदि हम बात करें तो इसमें थुंगन समिति स्थापित की गई थी, और सबसे लास्ट में गाडगिल समिति। ठीक, तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन जो होगा वह भी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार इस टेस्ट के पहले टेस्ट का जो पॉलिटी का सेक्शन होता है हमारा, वह समाप्त हो जाता है। तो आज का टेस्ट हम यहीं तक रखते हैं। आप पॉलिटी के इस पूरे टेस्ट को देखिए और इसको एनालिसिस करिए। जल्द ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ आपसे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।